शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष के से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 14 वर्ष। तो देखिए अनुच्छेद 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पे अनुच्छेद की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 23, ठीक है। अनुच्छेद 23 इसलिए में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि दुर्व्यापार की बात करें, मानव तस्करी की बात करें, बालात श्रम की बात करें, जैसे जो भी इस तरह की चीज़ें होती है उन पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 लागू किया गया है संविधान में। ये जो है चीज़ें और इस पर आधारित कानून बना हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद अगर बात करें 23 की तो व्यापार की बात करें, है ना। व्यापार मीन्स किस तरह के व्यापार, मीन्स कि बच्चों का व्यापार या तस्करी जिसको कहते हैं, तस्करी हो गया, बालात श्रम हो गया, है ना। इस तरह की चीज़ें आपको अनुच्छेद 23 में देखने को मिलेगा। जबकि अनुच्छेद 24 जो होता है किसी भी बच्चे को 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो 23 और अगर हम 24 की बात करें तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, तो पॉइंट नंबर 1 की 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 24 जो है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव का व्यापार हो या बालात श्रम हो, जैसे तस्करी जैसे चीज़ें हो, आप इसमें शामिल है, ठीक है। इस पर रोक लगाने से संबंधित शामिल है चीज़ें। आगे बढ़ेंगे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल वायसराय का नाम बताना है ना। तो उस गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम बताना है जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कांगो नदी। कांगो नदी की अगर हम बात करें तो कांगो नदी कहाँ गिरती है, तो कांगो नदी गिरती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और एक तो ये हो गया, दूसरा इसका क्वेश्चन कि ये एस आकार का, ठीक है, एस आकार का ये होता है। तो क्वेश्चन आता है कि अटलांटिक महासागर किस आकार में देखा जाता है, तो एस आकार में देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राज्यपाल विधान परिषद में, ठीक है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो है 1/6, ठीक है, सदस्य को मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 5 है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी महिलाओं ने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 बार महिलाओं ने की। कब कब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो 1917 की बात करेंगे, एक बार 1925 की बात करेंगे, एक बार 1933 की बात करेंगे। 1917 में की बात करें तो किसकी बात करेंगे यहाँ पे, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। अगर बात करेंगे 1925 की बात करें तो सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगर 1933 की बात करेंगे तो नेली सेन गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, नेली सेन गुप्ता 1933 के जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं 1925 की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता किया था। और 1917 की बात करें तो एनी बेसेंट ने, ठीक है, कहाँ से, तो ये मद्रास से, मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू की बात करें तो कहाँ से थी, यहाँ पे ये भी मद्रास कहीं होगा, ठीक है, मद्रास कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और यहाँ पे अगर बात करें नेली सेन गुप्ता का तो कलकत्ता की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें, 1917, 1925, 1933, एनी बेसेंट मद्रास, सरोजिनी नायडू मद्रास, नेली सेन गुप्ता कलकत्ता, ठीक है। चलिए यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। एक लाइन में लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ पे एक धन विधेयक का यहाँ पे बात किया गया, तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद
में परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वर्णित किया, मीन्स के परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, एक यहाँ से और क्वेश्चन भी आता है कि राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक क्या कर सकता है? इसको रोक कर रख सकता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था 1946। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 8 है कि नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है। आगे बात करेंगे अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो अंकटाड का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। और इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें, अंकटाड का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इसका मुख्यालय नोट कर लीजिए। अगर बात करें यहाँ पे आगे बढ़ के कि इसका जो प्रथम सम्मेलन की बात करते हैं तो 1964 में हुआ था। तो खैर इतनी बातें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले भारत में अगर तोपखाने की बात करें तो बाबर ने प्रयोग किया था, ठीक है। और ये कब किया था भाई? याद रखिएगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, ठीक है। पानीपत का युद्ध में, पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो तारीख भी पूछने लगा है भाई। 21 अप्रैल 1526 बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, जिसमें लोदी की हार हुई, इसकी विजय हुई। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 12 की घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा राजस्थान में, ठीक है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वो कितना होता है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्लूटोन किस ग्रह का जो है प्रमुख ग्रह है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लूटोन किस ग्रह का ग्रह यहाँ पे लिखा हुआ है, किस ग्रह का प्रमुख ग्रह है? नेपच्यून, या हिंदी में कहेंगे वरुण। अगर बात करें यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण या नेपच्यून की बात कर ली। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शनि का उपग्रह का नाम क्या है? तो शनि का जो उपग्रह का नाम है, जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, उसका हो जाएगा टाइटन। वहीं बृहस्पति ग्रह का जो एक प्रमुख उपग्रह है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा ज्ञानीमीड, ठीक है, ज्ञानीमीड, ठीक। इतना याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा गया है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वायुमंडल की निम्न परतों में बढ़ती दूरी के क्रम में सजाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 5 3 2 4। 1 5 3 2 4 का मतलब होगा पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका समताप मंडल, फिर हो जाएगा आपका आयन मंडल, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे आयन नहीं, ओजोन मंडल, फिर हो जाएगा आयन मंडल, और लास्ट में हो जाएगा वायुमंडल, ठीक है। इस तरह से सजाना है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74वां संशोधन द्वारा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन द्वारा। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम, मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जुल्फिकार भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है?
तो पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट जान लेंगे तो सभी के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे IMF, ठीक है। IMF की बात करते हैं तो इसका जो आंसर, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में, ठीक है। WHO की अगर बात करते तो ये हुआ था 1948 में, और WTO की बात करें तो 1995 में, और इसकी बात करें तो 1919 में, ठीक है, 1919 में। तो अब यहाँ से पता चल गया कि सबसे पुराना संगठन कौन सा है, तो ILO, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? तो सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में, ठीक है। लाल रंग की जो होगा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। और सबसे कम की बात करते हैं, इसमें जो होता है ना सबसे कम होता है, बैगनी में क्या होता है? सबसे कम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो होगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अब यहाँ से एक दो सवाल और जानेंगे कि पृष्ठ तनाव का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका अगर हम बात करें ऐसा मात्रक क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा। इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि ताप बढ़ने पर, अगर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जब ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा कम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है, और शून्य कब हो जाता है? शून्य हो जाता है क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है। तो दो यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम होता है। दूसरा कि क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है, ठीक। विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और कि अमीटर को जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। इसका जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और आदर्श अमीटर की अगर बात करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर, इसको कैसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहला चीज़ है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध होगा अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको 2 3 4 पॉइंट आपको मैंने सिखाया कि विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? धारा। धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इस एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे बढ़ेंगे, संवेग के बदलाव की दर के समानुपाती होता है, क्या होता है? बल होता है, ठीक है, बल होता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और था, बल कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। एक पॉइंट नोट किया, एसआई मात्रक क्या होता है इसका? एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व नियम कहा जाता है, और इसी से बल का परिभाषा निकलता है, ठीक है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एक बात करेंगे संवेग का। संवेग का जो होता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? संवेग का फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग। और अगर बात करते हैं कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड,
केजी मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है कौन सा है, वो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है वो हो जाएगा सैक्ट्रिक एसिड। सैक्ट्रिक किधर गया, तो टार्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टार्टिक एसिड की बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक, चलिए सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्यूटेन। ठीक है, सिगरेट में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि एलपीजी में, ठीक है, एलपीजी में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन प्लस प्रोटेन। और एलपीजी गैस में एक चीज़ और होता है कि मिथाइल मरकप्टन होता है। ठीक है, मिथाइल कॉप्टेन। ठीक है, मिथाइल मरकप्टन का मतलब ये होता है कि इसके वजह से क्या होता है ना, गंध देता है, जिससे ये पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, धातु में सबसे अधिक आघात वर्धनीय मीन्स कि पीट के उसको चादर के द्वारा बनाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सोना में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, इसके बाद बात करेंगे हम अभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, बैक्टीरिया। और हैजा रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। ठीक है, इस वायरस का नाम क्या है, विब्रियो कालेरी। ठीक है, विब्रियो कालेरी ये वायरस का बैक्टीरिया का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आता है टाइफाइड जो होता है यहाँ से टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड में किस यहाँ पे बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ये किसको इन्फेक्ट करता है, आंत को इन्फेक्ट करता है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, टाइफाइड तो आपने सुन लिया। ठीक है, एक होता है काला जार। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काला जार किस परजीवी से होता है, ये परजीवी से होता है, तो इसका होगा लिस्मैनिया डोनावानी। ठीक है, लिस्मैनिया ये परजीवी द्वारा होता है। ठीक है, ये परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, और काला जार किसको प्रभावित करता है, तो ये अस्थि मज्जा को मीन्स कि बोन मैरो को ये प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इनमें क्या होता है, किसके कारण होता है, तो इसमें कोबाल्ट होता है। हालांकि कोबाल्ट का जो है शरीर में इसकी जो होता है बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है। और कोबाल्ट क्या करता है, ये आरबीसी को, ठीक है, ये आरबीसी को और जो विटामिन B12 है उसके संश्लेषण हेतु इसका यूज़ किया जाता है, मीन्स कि इसका उपयोग होता है शरीर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने कोबाल्ट के बारे में जान लिया कि आरबीसी का बात करें। ठीक है, आरबीसी और विटामिन B12 का संश्लेषित करता है। रेडियो सक्रिय की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन और भी आता है कि रेडियो सक्रिय एक तत्व है जो कि स्ट्रांसियम 19 है, उसके कारण अस्थि कैंसर होता है, कैडमियम के कारण इटाइटाई होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको मैंने और सिखा दी, ध्यान रखिएगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक चीज़ यहाँ से और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मानव में जो रक्त की भिन्न डिफरेंसेस पाया जाता है। ठीक है, ब्लड का जो डिफरेंस होता है किसके कारण होता है, उसका मुख्य कारण है आरबीसी में पाई जाने वाली ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जिससे क्या कहते हैं, जिसे एंटीजन कहते हैं ना, हाँ एंटीजन कहते हैं। चलिए, जिसे एंटीजन कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, आपको नोट कर लीजिएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटीन। तो थायमिन किसका है, विटामिन B1 का। रेटिनॉल का जो है कि क्या है, रेटिनॉल विटामिन A
का रासायनिक नाम है, और यहाँ पे ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, B1 का है थायमिन, और B7 की अगर हम बात करें तो बायोटीन। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। B3 की अगर बात, अच्छा B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, नोट कर सकते हैं। B3 की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, नियासिन। नियासिन कहिए या निकोटिनेमाइड। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सबसे लंबा वृक्ष है वो सिकोया। ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष है, और ये नग्न बीज है, नग्न बीजी पौधा है, ये नग्न बीजी पौधा है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो ये करता क्या है, विद्युत अगर मोटर की बात करते हैं ना, विद्युत मोटर की बात करें तो ऊर्जा का रूपांतरण करता है आपका विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं दाब की बीमारी का। यहाँ पे बीमारी पूछा क्या है ना, दाब की बीमारी। पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि दाब का, ठीक है, दाब का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अच्छा, फोर्स का एक और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखते हैं, केजी। ठीक है, केजी हो गया, और एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से बना है आपका केजी के लिए क्या एम का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हो गया, और मीटर के लिए एल का यूज़ करेंगे, और सेकंड के लिए टाइम का यूज़ करेंगे। तो चूँकि ये नीचे है, नीचे की ओर, तो ऊपर जाएगा तो T−2 हो जाएगा, है ना, T−2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो फोर्स का तो पता चल गया। और यहाँ पे अगर इसको अगर इस तरह से सजाते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, फोर्स का तो यहाँ पे MLT−2 हो गया, -2 हो गया, और एल का तो L स्क्वायर हो जाता है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ML-1 T-2। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। आगे बढ़ेंगे सवाल में, फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 539.4 फ़ारेनहाइट, है ना, सॉरी ये नहीं होगा, -459 कहाँ गया, यह -459.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट का जो हिमांक बिंदु कितना होता है, फ़ारेनहाइट का जो होता है, जो सबसे कम तापमान की बात करते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हो गया आपका हिमांक बिंदु, ये हो गया भाप बिंदु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डायोड बल्ब का खोजकर्ता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा J.S. फ्लेमिंग। ठीक है, डायोड बल्ब के जो खोजकर्ता है J.S. फ्लेमिंग। और LD फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये किस बल्ब का आविष्कार किया था इन्होंने, ट्रायोड बल्ब का। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, नाम में समानता तो मिलता है लेकिन थोड़ा अंतर है, ट्रायोड बल्ब। ठीक है, मार्कोनी की बात करते थे, रेडियो का आविष्कार इन्होंने किया था। चलिए, शराब का pH मान कितना होता है। तो शराब का pH मान होता है 2.8। तो 2.4 किसका होता है भाई pH मान, ये होता है सिरका का। ठीक है, ये होता है सिरका का। 2.2 किसका होता है, तो ये होता है नींबू का। ठीक, 2.6 का यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे है। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिरका पूछ दिया जाता है, नींबू पूछ दिया जाता है, आपका शराब पूछ दिया जाता है। अच्छा, रक्त का भी पूछा जाता है, तो रक्त का क्या होता है, 7.0 से लेकर कितना होता है, 7.8 तक होता है। तो कई बार एग्जाम में 7.4 अगर पूछ दिया जाता है, आप इसे टिक करेंगे 7.4। ठीक है, मूत्र की बात करते हैं, मूत्र का pH मान कितना होता है, 6 होता है। दूध का pH मान कितना होता है, 6.4 होता है। तो ये सब याद कर लेगा, एडिशन आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। एप्सन का सूत्र बताना है, एप्सम लवण का सूत्र बताना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MgSO4 × 7H2। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कुल 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लगा तो आप ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस तरह का वीडियो और चाहिए। तो कंटिन्यू इस तरह का सीरीज मैं लेता रहूँगा, अगर नहीं तो अल्टरनेट डे पर लेता आऊँगा। इस वीडियो में बताइए, थैंक यू वेरी मच।